की क्लास में हम पढ़ेंगे संधारित्र, लेसन नंबर 4 का वैद्युत धारिता तथा संधारित्र का लेक्चर 2 संधारित्र यानी कैपेसिटर। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी चालक की जो धारिता होती है C, वह समानुपाती होता है चालक के आकार के। यानी आपको अगर अधिक मात्रा में किसी चालक पर आवेश को संचित करना है तो उस चालक का आकार बढ़ाना पड़ेगा। अब जब आप किसी चालक का आकार आप बढ़ा देंगे आवेश को संचित करने के लिए, तो उस चालक से मिलकर जो डिवाइस बनेगा वह डिवाइस बहुत बल्कि होगा, यानी बहुत हैवी डिवाइस बनेगा, बहुत स्थान घेरेगा वह। तो बड़े डिवाइस जो होते हैं उनमें ऊर्जा की हानि होती है। तो यानी कि आपको अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को संचित करना है तो आपको चालक का आकार बढ़ाना पड़ेगा। जब चालक का आकार बढ़ाना होगा तो उस चालक से मिलकर जो डिवाइस बनेगा उसका आकार भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा बड़े डिवाइस में ऊष्मी विक्षोभ होने के कारण कुछ वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, जो कि ऊर्जा हानि कहलाती है। तो इस हानि से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि चालक का कुछ ऐसा व्यवस्थित क्रम बनाएंगे जिसमें चालक का आकार को बिना बढ़ाए ही उस चालक पर अधिक से अधिक मात्रा में वैद्युत आवेश को संचित कर सके। तो ऐसे समायोजन को हम बोलते हैं संधारित्र। तो संधारित्र क्या है कि किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उस चालक पर अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को संग्रहित करने के लिए जो एक क्रम होता है चालक का, उसी को बोलते हैं संधारित्र। तो वह युक्ति जिसका आकार बढ़ाए बिना अधिक मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है उसी को कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र ध्यान रहे चालक ही होता है, बस उसका एक ऐसा व्यवस्थित क्रम बना दिया जाता है जिस पर अगर आप आवेश को देते चले जाएंगे तो अधिक से अधिक आवेश को आप उस पर संचित कर सकते हैं, परंतु उसका आकार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चालक का आकार बढ़ाए बिना उस पर अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके, तो ऐसे युक्ति को या डिवाइस को हम बोलते हैं संधारित्र। ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं संधारित्र। तो अब ये संधारित्र किस तरीके से कार्य करता है इसकी चर्चा करेंगे। यानी संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत ध्यान समझिएगा कि संधारित्र का प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो ध्यान रहे कि संधारित्र बनता कैसे ये जानेंगे, फिर इसके बाद इसका सिद्धांत जानेंगे। तो संधारित्र में करते क्या है, जो संधारित्र होता है इसका जो प्रतीक होता है परिपथ में आपको किस तरीके से दिखेगा, तो इसका प्रतीक आपको ऐसे दिखेगा, दो पैरेलल कॉलम होंगे, इसी को बोलते हैं संधारित्र। जो सेल का सिंबल होता है उसमें एक बड़ा कॉलम होता है एक छोटा, तो ये वैद्युत सेल होता है, एक प्लस एक माइनस। लेकिन ये इसमें क्या है कि ये दोनों कॉलम बराबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं संधारित्र का सिंबल है। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि इसमें दो चालक होंगे। संधारित्र कैसे बनेगा, इसमें दो चालक होंगे, एक चालक A होगा और एक चालक B होगा। तो इसमें दो समांतर चालक A और B होते हैं, जिनमें से A आवेशित चालक होता है, यानी जिस पर आवेश रहेगा, और जो B होगा इसके अत्यंत निकट कुछ ही दूरी पे रखा जाता है, मान लेते हैं D दूरी पे B रखा है, और B आवेशित नहीं होता। तो चालक A और चालक B दो चालक होते हैं, जिसमें से A आवेशित होता है और B अनावेशित चालक होता है। दोनों एक दूसरे के समीप कुछ सूक्ष्म दूरी पे रखे होते हैं, तो ये बन जाता है संधारित्र। तो इसका सिद्धांत क्या होगा कि इसका सिद्धांत, जैसे मैं समांतर प्लेट को लेके समझा रहा हूं, जैसे चालक में मैं समांतर प्लेट ले रहा हूं, ये चालक हो गया A, और ये चालक हो गया B।
तो चालक ए और ये हो गया चालक बी। चालक ए को हम लोग धनावेशित करेंगे, यानी चालक ए को आवेशित किया जाता है किसी स्रोत द्वारा। ये कोई स्रोत है, इससे धनावेशित कर रहे हैं इसको। तो किसी स्रोत द्वारा चालक ए को आवेशित किया जाता है, हमको आवेश इसी प्लेट पे संग्रहित करना है, यानी संचित यहीं पे करना है। तो इसकी धारिता बढ़ाना मतलब इसका अधिक से अधिक आवेश इस पे संचित किया जा सके, इसके लिए इसके जस्ट बगल में कुछ सूक्ष्म दूरी स्मॉल डी पर एक दूसरा अनावेशित चालक रख देते हैं बी। तो जैसे ही ए धन आवेशित होता है तो बी का आंतरिक पृष्ठ जो होता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न होगा और बाह्य वाला पृष्ठ जो होगा उसमें प्रेरण के कारण धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह धन आवेश और यह ऋण आवेश, जो यह ऋण आवेश है, इस धन आवेश के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से इसके विभव को, यह वाला आवेश इसके विभव को घटा देता है। जब यहाँ का विभव घट जाए, क्योंकि यह माइनस ये प्लस, तो यह प्लस वाला विभव यहाँ पे माइनस वाला विभव एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, क्योंकि विभव में साथ जुड़ता है। तो यह वाला विभव इसके विभव में कमी ला देता है। जब इसका विभव घट जाएगा तो पहले जितना और विभव करने के लिए हमको आवेश देना पड़ेगा, क्योंकि आवेश समानुपाती होता है विभव के। तो जैसे जैसे इस पर आवेश संचित करेंगे इसका विभव बढ़ जाएगा। जब आवेश और विभव समान रूप से बढ़ेंगे तो जो अनुपात आएगा Q बटा V, यह फिक्स वैल्यू आएगा, यानी धारिता निश्चित हो जाएगी, जो कि होता भी है धारिता नियतांक होता है। लेकिन हमको क्या करना है कि चालक की धारिता को बढ़ाना है। तो चालक की धारिता कब बढ़ेगा? जब आवेश अधिक से अधिक बढ़े लेकिन विभव ना बढ़े, यानी विभव यानी हर घटे अंश बढ़े तो ये वैल्यू बड़ा होगा। तो हमको करना क्या है कि इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाना है लेकिन इसका विभव ना बढ़े। तो जैसे हमने इसको आवेश दिया तो इसके जस्ट बगल में जो प्लेट रखा है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ प्रेरण के कारण, तो यह ऋण आवेश इसके धन आवेश के विभव को घटा देता है। जैसे इसका विभव घटेगा, धन आवेश नहीं घटेगा। जैसे इसका विभव घटेगा तो पहले जितना फिर से विभव करने के लिए यहाँ से फिर से आवेश देना होगा। तो अब देखिए यहाँ से अधिक और आवेश देना पड़ा, तो यहाँ से जैसे फिर से आवेश देंगे तो यह फिर से क्या करेगा, प्रेरण के कारण यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा, तो यह ऋण विभव इसके धन विभव को फिर से घटाएगा। परंतु यह जो विभव इसके विभव को कम करता है, इसकी मात्रा कम होती है। तो हमको अधिक से अधिक जरूरत है आवेश को संचित करने के लिए। तो यहाँ यह वाला ऋण विभव इसके अधिक से अधिक विभव को घटाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि बी प्लेट का जो पिछला सिरा है इसको हम लोग अर्थ से जोड़ देते हैं। अब आप जानते हैं कि जो अर्थ होता है उसका विभव जो होता है वह क्या करता है, प्रत्येक का विभव शून्य कर देता है। तो यहाँ से जो धन आवेश है यह पृथ्वी में चला जाएगा, तो यहाँ का धन आवेश खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ का धन आवेश खत्म होगा तो यहाँ पे केवल ऋण आवेश बी पे प्लेट पे बचेगा, और केवल ऋण आवेश इसके धन आवेश से जो विभव उत्पन्न होगा उसको उदासीन कर देगा, यानी कम कर देगा। तो अब जैसे ही बी प्लेट का दूसरा सिरा पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो बी प्लेट के दूसरे सिरे पे जो धन आवेश है वो पृथ्वी में चले जाते हैं, जबकि केवल ऋण आवेश बी प्लेट पे बचता है, और यह ऋण आवेश ए के धन आवेश के विभव को बहुत अधिक मात्रा में घटा देता है। तो ए का विभव घट जाएगा, तो जिस तरह ए का विभव घटेगा उतना फिर से विभव बढ़ाने के लिए यहाँ से और अधिक आवेश को देना पड़ेगा। जब और अधिक आवेश को देना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आवेश की मात्रा बढ़ती जा रही है किंतु विभव नहीं बढ़ रहा है। तो ये है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र के सिद्धांत में दो प्लेट होंगे, ए प्लेट आवेशित होगा, बी प्लेट अनावेशित होगा। अनावेशित प्लेट बी का दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा होता है, जबकि आवेशित प्लेट का सिरा सोर्स से जुड़ा होता है। जब ए को आवेशित किया जाता है तो प्रेरण के कारण बी का आंतरिक पृष्ठ पर ऋण आवेशित जबकि बाह्य पृष्ठ पे धन आवेशित उत्पन्न हो जाता है। यह धन आवेश पृथ्वी से जुड़े होने की वजह से पृथ्वी में चले जाते हैं, जबकि बी चले जाते हैं और समस्त धन आवेश की संख्या खत्म हो जाती है। तो केवल बी पे ऋण आवेश बचता है, और यह ऋण आवेश ए के धन आवेश यानी धन विभव को खत्म कर देता है, यानी घटा देता है। तो बी का ऋण विभव, बी का जो ऋण विभव है यह ए के धन विभव को घटाता है। जितना विभव ए का घटेगा उतना विभव फिर से बढ़ाने के लिए यहाँ से और अधिक मात्रा में ए पर आवेश देना पड़ता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि ए पर अधिक से अधिक मात्रा में हर एक चक्र में आवेश की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो यह रहा संधारित्र का सिद्धांत। अब संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे।
तो संधारित्र के प्रकार, तो संधारित्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र, तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र, चौथा होता है वैद्युत अपघट्य संधारित्र, वैद्युत अपघट्य, और पांचवा जो होता है परिवर्तीय संधारित्र। तो कुल 5 प्रकार के संधारित्र होते हैं, जिसमें से आपको पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र। प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा संधारित्र होता है जिसमें 2 समांतर धातु की प्लेटें, जिनमें से एक आवेशित होता है दूसरा अनावेशित होता है, परस्पर किसी दूरी पे रख दी जाती है, तो उसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 प्लेटें होंगी, एक प्लेट ए और जो कि दूसरा प्लेट है वो है बी। तो यहाँ पे 2 समांतर प्लेट होंगी, ए और बी। ए और बी 2 धातु की प्लेट हैं। पहले का संपर्क जो होता है वो स्रोत से होता है, यानी पहले पे आवेश होंगे धनावेश, और दूसरे का संपर्क आप जानते हैं किससे होता है, पृथ्वी से होता है। ये पृथ्वी से, ग्राउंड है पृथ्वी। तो जब ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, इनके बीच की कुछ दूरी है, वह दूरी हम मान लेते कितना है, स्मॉल डी। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि इसकी धारिता कितनी होगी। तो समांतर प्लेट की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी इसकी धारिता यानी सी का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करना है, तो हमें पिछले क्लास में पता है गॉस के नियम के रूप में हमने पढ़ा था कि जब 2 समांतर प्लेट होते हैं तो समांतर प्लेट जब आवेशित होते हैं तो इनके बाह्य बिंदु पे यानी इनसे बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, केवल मध्य, इन प्लेटों के मध्य बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है ई। और ई का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये ई का वैल्यू होता है। तो हमको पता है इसी ई की सहायता से ही हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। हम जानते हैं कि क्या प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर, प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1। यदि प्लेट का सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। ए क्या है, क्षेत्रफल। तो विच इम्प्लाइज दैट ई का मान क्या हो जाएगा, ई बराबर था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या रख देंगे, क्यू बाई ए। तो क्यू और बाई ए हो गया, और एप्सिलॉन नॉट पहले से है, तो हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, अतः तो जब डी दूरी इन प्लेटों के बीच में, तो आपको मालूम है कि जब वैद्युत क्षेत्र पता हो जाता है और दूरी पता हो तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या, विभव। तो हम लोग क्या करते हैं कि विभव ज्ञात कर लेंगे। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर, क्योंकि विभवांतर पता चलेगा तभी जाके धारिता पता चलेगा। तो विभवांतर भी बराबर क्या होता है, ई और इंटू डी। तो विभव बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, तो वैद्युत क्षेत्र गुणे प्लेटों के बीच की दूरी हमने गुणा कर दिया। तो भी बराबर ई का वैल्यू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी है।
क्यू इधर मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो V बाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब Q बटा V को निकालते हैं, तो जस्ट रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो Q और बटा V, यानी इसका अंश ऊपर हर ऊपर अंश नीचे, तो इसका भी हर ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर और D नीचे। तो Q बाई V को ही क्या करते हैं, C। तो C बराबर क्या मिल गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये C मिला है। तो ये जो C मिला, ध्यान रखिएगा कि प्लेटों के बीच कोई भी माध्यम नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, C नॉट लिखेंगे। ठीक, तो ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, तब यदि प्लेटों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो जिसका परावैद्युतांक K है, तो धारिता, तो आपको मालूम, हमने बताया था कि जब माध्यम की बात हो तो जहां एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ K भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे C नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई D है। कब है, जब माध्यम नहीं है। अगर माध्यम आ गया, तो माध्यम जब आ गया तो एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ क्या लिखेंगे, K। तो धारिता को हम लोग मान लेते हैं C है, तो C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ क्या जाएगा, K बाई D। तो ये मिल गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम हो तो अब देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट जो है एक नियतांक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, C जो होगा वह समानुपाती होगा किसके, A के। C समानुपाती होगा किसके, K के। एंड C व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, D के। तो C समानुपाती है A के, C समानुपाती है K के और C व्युत्क्रमानुपाती किसके, D के। तो यानी आप देख सकते हैं कि जो संधारित्र की धारिता होती है वह किस बात पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी अगर प्लेट का आकार बढ़ता है तो उसकी धारिता भी बढ़ जाती है। हमने पहले ही बताया था किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है वह उसके आकार पर निर्भर करता है। आकार बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो अधिक से अधिक जगह रहेगा, तो अधिक से अधिक आवेश संचित किए जा सकते हैं। तो यानी प्लेटों का अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। एक बात यहाँ पे और जानने को मिला कि अगर प्लेटों के बीच कोई माध्यम हो तो जिस माध्यम के लिए K का मान ज्यादा होगा उस माध्यम के लिए किसी एक संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो प्लेटों की जो संधारित्र की धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वह प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होता है। यानी माध्यम का परावैद्युतांक अगर बदलेगा, यानी प्लेटों के बीच माध्यम बदल जाता है तो धारिता बदल जाएगी। फिर एक बात यहाँ से और मिला कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि जस्ट 1 अपान करके लिखा हुआ है। यानी प्लेटों के बीच की अगर दूरी बढ़ाएंगे, इनके बीच की अगर दूरी बढ़ती है तो जैसे ही दूरी बढ़ेगा तो प्लेटों की धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी उस पर कम ही आवेश संचित होंगे। यानी अधिक से अधिक अगर आवेश को संचित करना है तो प्लेट के बीच में कोई ऐसा पदार्थ भरेंगे जिसकी परावैद्युतांक का मान अधिक हो और इनके बीच की दूरी कम से कम हो। इसलिए जो भी बैटरी वगैरह बनाए जाते हैं, इनमें जो प्लेटें बैठाई जाती हैं, उन प्लेटों के बीच जो परावैद्युत भरा जाता है उसका परावैद्युतांक अधिक से अधिक हो रखा जाता है और उनके बीच की जो दूरी होती है वह कम से कम रखी जाती है। तो दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उसकी धारिता उतनी अधिक होगी। तो यहाँ से 3 बातों पर निर्भर करता है किसी भी संधारित्र की धारिता। संधारित्र के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, संधारित्र के बीच में जो माध्यम होगा उसके परावैद्युतांक के समानुपाती होता है, संधारित्र के बीच की जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप यही 3 लिख के आएंगे। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक होते हैं। पहला, संधारित्रों का क्षेत्रफल। संधारित्र के क्षेत्रफल बढ़ने के साथ संधारित्र की धारिता बढ़ती है। दूसरा, संधारित्रों के बीच उपस्थित माध्यम का परावैद्युतांक। यदि संधारित्रों के बीच माध्यम बदलता है तो उसकी धारिता भी परिवर्तित हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि उनके बीच की दूरी, यदि संधारित्रों के बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो धारिता घट जाएगी, यानी दूरी परिवर्तित होने के साथ धारिता का मान में परिवर्तन होता है। तो ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसी का कैलकुलेशन हम करेंगे कि अभी हमने क्या माना है कि इस प्लेट के बीच में कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K। यानी प्लेट के बीच जितना भी जगह है, पूरी जगह पर क्या है, कोई परावैद्युतांक भरा हुआ है। अब हम मान के चलेंगे कि प्लेटों के बीच कुछ ही दूरी पर केवल परावैद्युतांक है, तब देखते हैं कितना कैलकुलेशन आता है। तो ये
अब क्या पढ़ेंगे कि प्लेटों के बीच कुछ ही दूरी पर केवल परावैद्युत भरा जाएगा, पूरी दूरी पर परावैद्युत नहीं रहेगा। तो ये था प्लेटों के बीच अगर पहले प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत नहीं है तब ये धारिता है, जिसको C0 से दिखाया गया है। प्लेटों के बीच जितनी दूरी है सब पर अगर कोई परावैद्युत भर दिया गया तब ये धारिता है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि प्लेटों के बीच केवल कुछ ही दूरी पर परावैद्युत भरा जाए तब उसकी धारिता क्या होगा।